हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी के सेक्शन में हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत और चैप्टर क्लास 7 की हम लोग चैप्टर 3 पे हैं। शुरुआत कर रहे हैं। आज देखेंगे कि दिल्ली के सुल्तान। इससे पहले आपने सुना होगा कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली महत्वपूर्ण राज्य बना था, क्योंकि क्या होता है, यहीं से जो है दिल्ली एक राजधानी शहर के रूप में उभरता है, प्रमुख शहर के एक रूप में उभरता है और दिल्ली के सुल्तान सल्तनत काल की शुरुआत कह सकते हैं। और इससे पहले आप देख सकते हैं कि दिल्ली बसाई किसने थी, इस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो देखेंगे कि इससे पहले हमको कि ये किताबें हमको क्यों पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी आपको क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों ज़रूरी है। देख सकते हैं कि अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, प्री कम मेंस के हिसाब से वनडे एग्ज़ाम के संदर्भ में देख सकते हैं। साथ ही अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री है, यूपीएससी में सीएससी, यूपीपीसीएस, नेट, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको जो अन्य किताबों में नहीं मिलेंगे वो आपको एनसीईआरटी में दिखाई पड़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे इसके चैप्टर्स क्लास 7 की। देखेंगे अब हमारे अतीत पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 हो जाएगी जैसे जैसे हम क्लास 8 में पहुँचेंगे तो ये पार्ट 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखेंगे जो है चैप्टर 3 में दिल्ली के प्रमुख सुल्तान। तो दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों की चर्चा कैसे शुरुआत होती है। इससे पहले दिल्ली बसाई किसने, आपको ये पता होना चाहिए। पीटी का क्वेश्चन है आपको, और इसके हम छोटे छोटे पार्ट में चर्चा कर रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले पार्ट 1 के अंतर्गत हमने आपको देखा है, अगर हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, आप इसे देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि दिल्ली बसाई किसने थी, तो देखेंगे सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली जो है किस साम्राज्य की राजधानी बनी। देख सकते हैं तो दिल्ली बसाई है तोमस राजपूतों के काल में बसती है। आप देख सकते हैं दिल्ली में कभी आइए तो आपको एक व्हाइट हाउस नाम का मुखर्जी नगर के आसपास दिखाई पड़ेगा। तो व्हाइट हाउस कहीं ना कहीं क्या है, तोमर राजपूतों की देन है, उस समय की दिल्ली बसी हुई है। तो देखेंगे दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी, चर्चा ये है। साथ ही आप देखेंगे 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। ठीक, तो आप देखेंगे शुरुआत यहाँ से हो रही है कि 12वीं सदी की शुरुआत होती है। मध्य में देख सकते हैं कि तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, परास्त करते हैं। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली जो है वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आया। पहले पॉइंट को आप देख सकते हैं कि किस किस के बीच युद्ध हुआ, किसने किसको हराया। पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा, इस समय ही आप देखेंगे स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बने तो आप इसे बताइएगा। दूसरी बात करेंगे कि इस शहर के बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी, तो उस समय जब दिल्ली में घटना घटी तो उस समय जब वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना, तो जैन व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यह यहाँ देखेंगे आप देलीबाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। देलीबाल आप समझ सकते, पूछा जाए क्या है तो बताइएगा। ये सिक्के हैं जो 12वीं शताब्दी के मध्य के दौरान जो है इन्हें छापे गए। दूसरा, आपको जैन व्यापारी दिल्ली में तो क्या है, चौहान। आप अजमेर जाएंगे तो जैसे जैसे आप वेस्टर्न की तरफ बढ़ेंगे, राजस्थान के वेस्टर्न साइड गुजरात तक जाएंगे तो आपको जैन समृद्धशाली व्यवस्था आपको या संस्कृति आपको उनकी दिखाई पड़ेगी। जब चौहानों ने क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में तोमर राजपूतों को जब हराते हैं तब वो यहाँ आना व्यापार के रूप में उभरे, क्योंकि उसी समय आप भी देखेंगे कि वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र उस समय ही ये बनता है। ऐसी ये आपको एनसीईआरटी जानकारी दे रही है। हम बात करेंगे अब 13वीं सदी के संदर्भ में। देख सकते हैं तो 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ से पीटी में क्वेश्चन हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। यहाँ के आर्ट एंड कल्चर और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था या यहाँ की अन्य चीज़ों, कर व्यवस्था, बहुत सारे। तो आप देखेंगे इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में बदल गई जिसका नियंत्रण
इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत होती है भारत में, उसी समय से दिल्ली एक राजधानी बनती है और इसी समय आप देखेंगे दिल्ली भारतीय उपमहाद्वीप, अब भारतीय उपमहाद्वीप को समझ सकते हैं ज्योग्राफी में कि भारतीय उपमहाद्वीप में उसमें कौन कौन से राज्य आए हैं, एक बड़े क्षेत्र के रूप में फैली है। आप इसे फिर भी नज़र डाल सकते हैं। उन 5 वंशों की पहचान जिनमें मिलाकर दिल्ली सल्तनत की जो है दिल्ली सल्तनत बनी, जो उन 5 वंशों की जो है पहचान कीजिए। तालिकाबंद में अभी आपको दिखाएंगे कि 5 वंश मिले जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनती है। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इल सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। तो आप देखेंगे जहाँ आज हम देखते हैं दिल्ली है, ये पहले अलग अलग हिस्सों में बटी थी। तो आप देख सकते हैं दिल्ली देख सकते हैं, सीरी है, हौज जो है हौज खास है, जहाँ पना है, दिल्ली एक कोहना है, तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है। तो आज भी आप जाएंगे तुगलकाबाद दिखेंगे, आदिलाबाद जा सकते हैं, ये कुतुब मीनार है और भी बहुत सारे हैं सुल्तान देख सकते हैं नगर बसाए। इनको देखकर ठीक है, मानचित्र 1 में आप देखेंगे, हमने आपको दिखाया है कौन सा, दिल्ली ये कोहना। तो देखकर दिल्ली ये कोहना, सीरी और जापना को पहचानिए। ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है आप इन्हें, क्योंकि ये मोन्यूमेंट्स है, यहाँ पे आपको कल्चर्स हैं देख सकते हैं इस मैप में दोबारा। अब हम देखेंगे दिल्ली के शासक के रूप में, तो देखेंगे इस संदर्भ में राजपूत वंश की शुरुआत होती है आरंभिक 12वीं शताब्दी में। 1165 में आप देखेंगे तोमर वंश की शुरुआत होती है और ये आप देखेंगे इनके महत्वपूर्ण अगर राजाओं को, तो अनंगपाल का शासनकाल देख सकते हैं 1330 और 1145। आपको इसके अलावा भी अलग से पढ़नी चाहिए चीज़ें। चौहान वंश के रूप में देखेंगे, चौहान जब अजमेर के शासक आते हैं, चहमान जिन्हें बोलते हैं, वो भी 1165 से 1192 तक ये दिल्ली पर राज करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान का राज आता है, तो ये 1175 से देख सकते हैं 1192। तो इसी चौहान वंश में ही पृथ्वीराज चौहान का वंश शामिल है। इसी में आप देखेंगे आरंभिक तुर्की शासक के रूप में आप देख सकते हैं, जो 1206 से 1290 तक हुए हैं तुर्की शासक, क्योंकि यहीं से आप देख सकते हैं 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में आते हैं, 1206 से 1210 शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो 1210 से 1236। ये अलग अलग शासन क्रम है। इनके शासन क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है पीटी में, और कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर रजिया सुल्ताना को देख सकते हैं 1236 से 1240 तक, और गयासुद्दीन बलबन का नाम आएगा तो आप देख सकते हैं 1266 से 1287 तक। ये नाम है आप देख सकते हैं। ये इल्तुतमिश का मकबरा है, आप इन्हें देख सकते हैं, जा सकते हैं देखने। तो आप बात करेंगे खिलजी वंश के रूप में देख सकते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 के संदर्भ में तो खिलजी वंश की शुरुआत होती है, और देखेंगे आप कि जलालुद्दीन खिलजी 1290 से इनके खिलजी वंश की शुरुआत में जलालुद्दीन खिलजी से शुरुआत हो देख सकते हैं, तो 1290 से 1296। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को देखेंगे तो 1296 से 1316 तक। तो आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। इसके बाद तुगलक वंश के संदर्भ में देखेंगे तो तुगलक वंश आता है, तो तुगलक वंश 1320 से 1414 तक आता है। तुगलक वंश में अगर बहुत कुछ शासक देख सकते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक, और मोहम्मद तुगलक का शासनकाल देखेंगे तो 1324 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को अगर देखेंगे तो 1351 से 1388 तक। ये है दिल्ली का अलाई दरवाज़ा, इन्हें आप देख सकते हैं। ये आपको आर्ट एंड कल्चर में यहाँ से पूछा जा सकता है, इसका आर्किटेक्ट पूछा जा सकता है, कुछ खास विशेषताएं पूछी जा सकती हैं इनकी, तो इन्हें देख सकते हैं। और हम देखेंगे इसके साथ ही सैयद वंश की शुरुआत देख सकते हैं 14 से 1451। खिद्र खां इनके एक महत्वपूर्ण शासक थे जो 14 से 21 तक शासन किया है। फिर लोधी वंश की शुरुआत में आप देखेंगे तो लोधी वंश की शुरुआत कहाँ से होती है, 14 से 51 से 1556 तक आप देखेंगे। और बहलोल लोधी को अगर आप देखेंगे इसके महत्वपूर्ण शासक में तो 1551 से 1489 तक। इसके अलावा भी बहुत सारे लोधी वंश में हुए, सैयद वंश में हुए। इन्होंने एनसीईआरटी ने आपको मेन शासक दिखाए हैं। हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी के रूप में चर्चा करेंगे। फिरोज शाह तुगलक का ये मकबरा है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ से भी आपको आर्ट एंड कल्चर पूछा जा सकता है, ठीक। इन्हीं सबसे मिलकर आपका भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्थाएं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत 5 लोगों से मिलकर बना है, तो आप देखेंगे तुर्की शासक में तो
प्रारंभिक तुर्की शासक आते हैं। तो जब क्या होता है, तुर्की शासनकाल के रूप में चलता रहता है, तो आप इन्हें देख सकते हैं अलग अलग काल में इस तरीके से आपके ये देख सकते हैं। 2 शासनकाल ये हैं, 2 राजवंशीय हैं, ठीक, और 1 राजवंशीय है। तो ये 5 शासनकालों को मिलकर एक दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। तुम खिले तो गिल खुले, गुल खिले एक इनका कोड वर्ड है, आप इन्हें याद रख लिए इस हिसाब से। साथ ही तो आप देखेंगे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी आपको कैसे मिलती है, आप इसके बारे में जानकारी करेंगे। हालांकि आप दिल्ली सुल्तानों के बारे में जानकारी जाएंगे तो आप किसी पुस्तकालय में जा सकते हैं, हिस्ट्री की किताब से देख सकते हैं, अभिलेखों को देख सकते हैं, सिक्कों को जान सकते हैं, स्थापत्य कला को भी जान सकते हैं। और ये सभी आपको आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं, भवन निर्माण कला में जा सकते के माध्यम से सूचना मिल सकती है। मगर और भी महत्वपूर्ण इतिहास, तारीख जो देख सकते हैं, ठीक है, तवारीख बहुवचन, ठीक है, तारीख एक वचन है। कभी हिंदी में पूछा जाए कि तारीख क्या है तो कहिएगा एक वचन है, और तवारीख पूछा जाए तो कहना बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। याद रखिएगा कि जो सुल्तानों के शासनकाल की जो प्रशासन की भाषा थी वो किस भाषा थी, फारसी। यही आपको पीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। हम देखेंगे तवारीख के लेखक, याद रखिएगा कौन थे, लेखक सचिव, प्रशासक और कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे लेखक तवारीख के। तो देखेंगे जो घटनाओं का वर्णन करते थे, तो ये प्रशासनिक तवारीख के क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था कह सकते हैं इसे, प्रशासन की देख सकते हैं घटक है प्रमुख। तो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। ये तवारीख एक ऐसी व्यवस्था थी। पूछा जाए तवारीख क्या है, कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और वे न्याय संगत शासन के महत्वपूर्ण बल भी देते थे। तो देख सकते हैं कि जो कैसे बात करते थे। बाकी हम आगे बात कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तवारीख के अलग अलग काल की घटनाओं में अलग अलग लोग कार्य करते थे, ये प्रशासनिक व्यवस्था थी सीधे सीधे। अब हम बात करेंगे न्याय चक्र कैसा होता था। 13वीं सदी के न्याय चक्र में आप देखेंगे इतिहासकार हैं फक्रे मुदब्बिर ने लिखा है। तो फक्रे मुदब्बिर को अभी आप पूछा जाए तो हो सकता है आपको लगेगा बहुत नया नाम है। तो 13वीं सदी के इतिहासकार थे, सल्तनत काल के थे। तो राजाओं का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देखेंगे कि सैनिक वेतन के बिना जी नहीं सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो आप देख सकते हैं कि न्याय चक्र की व्यवस्था के रूप में लिख सकते हैं सल्तनत काल की व्यवस्था को, ये खूबियत लिख सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था को। आप इनका कोटेशन उतार सकते हैं बाकायदा, या इनका नाम लिख के इस प्रशासनिक व्यवस्था या न्याय चक्र को लिख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है, देख सकते हैं। हम बात करेंगे ये कुछ और भी बातें हैं ध्यान रखने की। देख सकते हैं तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहा करते थे। तवारीख के जो लेखक हुआ करते थे, ठीक है, जैसे आप तवारीख हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, कभी आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप भी तवारीख के क्या होंगे, अंग हो जाएंगे आप। तो गांव में शायद ही कभी रहते हों। आप देखेंगे वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उन्हें ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा रखते थे, मतलब बाही बाही में भी लिखा जाता था। और ये लेखक अक्सर का शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित जो है आदर्श व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो आप इनकी खामियों को भी देख सकते थे। लेखक जो तवारीख के लेखक थे या तवारीख व्यवस्था के जो उनके प्रमुख लोग थे वो क्या करते थे, अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार या लिंग भेद पर आधारित कहते थे ये आदर्श व्यवस्था है या आदर्श समाज है, ऐसा वो राजा के सामने पेश करते थे और उन्हें ऐसा बनाए रखने के लिए सलाह भी देते थे। अनेक विचारों से लोग इनसे सहमत नहीं होते थे, फिर भी वो व्यवस्था मानी जाती थी क्योंकि तवारीख प्रशासनिक व्यवस्था के अंग है, क्योंकि वो राजा की न्याय चक्र का हिस्सा है। इन्हें देख सकते हैं न्याय व्यवस्था। तो आप देखेंगे 1236 के काल में आप देखेंगे एक सुल्तान बनते हैं, कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सिंहासन पर बैठती हैं, ठीक है, 1336 में, सॉरी नहीं। तो आप देखेंगे रजिया उस युग के इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज,
ठीक है, मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। ठीक है, मिन्हाज-ए-सिराज ऐसा लिखते हैं कि रजिया सुल्ताना अपने सभी भाइयों में क्या थी, सबसे अधिक और योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को, ठीक है, वह एक रानी को एक शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। कौन? मिन्हाज-ए-सिराज। ठीक, दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। इसकी व्यवस्था अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे किस हिसाब से उठाया, क्या क्या षड्यंत्र रचे गए, कैसे कैसे कार्य किए गए, तो आप देखेंगे यही मिन्हाज-ए-सिराज भी लिखते हैं कि हम चाहते हुए भी उन्हें क्या है, योग्य शासक के रूप में मान्यता अपनी कलम से नहीं दे पाए। तो आप देखेंगे कि ऐसा मिन्हाज-ए-सिराज स्वयं स्वीकार करते हैं अपने इतिहासकार में दौरान। तो आप पूछा जाए कि किसने लिखा है कभी कि सभी भाइयों में रजिया सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी, तो ये मिन्हाज-ए-सिराज ने लिखा था। कभी क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जाए। अब आप बात करेंगे कि जन्म सिद्ध अधिकार क्या होते थे। आज के जन्म सिद्ध अधिकार क्या हैं, उस समय के जन्म सिद्ध अधिकार क्या थे, कभी आप पढ़ के देखते हैं, क्या तुलना कर सकते हैं। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासक करने का अधिकार विरासत में मिला है। ये मध्यकाल या 12वीं शताब्दी की व्यवस्था में हम जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, आज के युग में नहीं, याद रखिएगा। लिंग भेद की बात करेंगे, उस समय लिंग भेद किस आधार पर होता था, तो देखेंगे स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक संरचना संबंधी अंतर, आमतौर पर यही तर्क दिया जाता था कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्री की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होते हैं। ये 12वीं शताब्दी की व्यवस्था कहेंगे, उस समय ऐसा माना जाता था। राजा भी इस चीज को मान्यता देते थे, प्रशासनिक व्यवस्था भी मान्यता देते थे। आज ना भारत का संविधान ना भारत के कानून व्यवस्था आपको इस तरीके के लिंग भेद की आज़ादी देता है, याद रखिएगा। तो इसके साथ ही आपको इसके तुलना भी करने को आए तो आप लिखिएगा कंपैरेटिव के रूप में, ठीक है। बढ़िया से आप मॉडर्न मेंस का आंसर राइटिंग कीजिएगा आज के समय के समकालीन तुलना को रखते हुए। देखेंगे रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज के संबंध में विचार देखेंगे। तो रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज ने लिखा था कि वह सबसे योग्य और सबसे गुणशील थी, लेकिन वह अपनी कलम से उसे फिर भी मान्यता नहीं दे पाए चाहते हुए भी। तो मिन्हाज-ए-सिराज के बारे में और देखते हैं क्या लिखते हैं रजिया के बारे में। तो मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्री को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, ठीक है, ऐसा मिन्हाज-ए-सिराज लिखते थे। ठीक है, यहाँ देखिए मिन्हाज-ए-सिराज का विचार आपको बदलता हुआ नजर आ रहा है अपनी, और रानी का शासन व्यवस्था के, ठीक है, रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ठीक है, ऐसा वो खुदा से पूछते हैं कि तुमने खुदा उसके अंदर इतनी अच्छी खूबियाँ क्यों डाली थी। ऐसा खुद जो है मिन्हाज-ए-सिराज खुदा को अपनी दुआ करते हुए लिखते हैं कि रजिया इतनी योग्य क्यों थी, वो मर्दों के समान उसके अंदर क्यों इतनी योग्यता थी। ऐसा वो लिखते हैं कि हम चाहते हुए भी पहले लिखा कि हम उसे एक योग्य शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पाए। रजिया ने अपने अभिलेख, और आप देखेंगे रजिया आगे बढ़ती, रजिया के बारे में जानकारी कि रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यह रजिया ने कभी क्वेश्चन ऐसा अभी आपको स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। रजिया ने खुद ये अंकित करवाया है, याद रखिएगा। और आधुनिक आंध्र प्रदेश के आप जाएंगे वारंगल क्षेत्र में, ठीक है, किसी समय काकती वंश का राज था। ठीक है, उसी समय के दौर है रजिया समय जिस समय थी, तो उस वंश की रानी थी, आप देखेंगे रुद्रमा देवी एक नाम होगा, काकती वंश की या वारंगल की क्षेत्र में रहती थी। उनका भी आप देखेंगे 1262 से 1289 के से व्यवहार जो है से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। दोनों में जो है एक कंपैरेटिव हिस्ट्री दिखाया है इन्होंने। रुद्रमा देवी के बारे में आप देखेंगे बता रहे हैं कि रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो आप देखेंगे पुरुष होने का उन्होंने एक ऐसा लिखा हुआ था, कभी आप ऐसा पूछा जाए, उन्होंने अभिलेखों में स्वयं लिखाया। एक और महिला शासक थी, कहाँ की, कश्मीर की रानी दिद्दा। तो आप देख सकते हैं रानी दिद्दा का नाम
उनका नाम दीदी भी कहते हैं उन्हें, कभी पूछा जाए तो से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को ये स्नेह भरा संबोधन स्वयं दिया है। तो रानी देख सकते हैं कि इस सही घटनाओं को कि जैसे रजिया के अंदर गुण थी वैसे ही आप देखेंगे रुद्रमा देवी, रानी दिद्दा, इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे मिनहाज ने और लिखा है कि मिनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या लगता है कि रजिया के विचार यही थे, या आप देखेंगे आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था उस समय, ऐसी क्या कारण रहे थे। आप देखेंगे तो आप देख सकते दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। तो दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार होता है एक नाम है, गैरीसन शहर से आते हैं तो, और फिर एक साम्राज्य के रूप में विस्तार होता है। इस वीडियो को हम वहीं तक देख सकते हैं, इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे क्योंकि यहाँ से हम दिल्ली के सल्तनत का विस्तार करेंगे। तो देख सकते हैं। आई होप हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारा चैनल आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, व्यूज़ दें, लाइक करें।